हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का बॉब विलिस ट्रॉफी का मैच, जो कि होने जा रहा है यॉर्कशायर और लैंकाशायर के बीच में। इस मैच का जो ग्राउंड है वो होने जा रहा है हेडिंगली लीड्स में, जो कि यॉर्कशायर का होम ग्राउंड है। पिछले काउंटी की तरह यहाँ पर भी बारिश के काफ़ी आसार हैं, और मुझे नहीं समझ आता कि ड्रीम इलेवन ऐसे ही मैचेस क्यों लिस्ट करवाती है जहाँ पे बारिश के इतने सारे चांसेस होते हैं। मतलब बाकी और भी कई मैचेस होंगे आज के डेट में बॉब विलिस ट्रॉफी में, उनमें से कई मैच ऐसे होंगे जहां पर काफ़ी वेदर सही है, लेकिन यहाँ पर वेदर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि पिछले मैच की तरह अभी भी इस मैच में पूरा मैच ना हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्यों ड्रीम इलेवन बार बार ऐसे मैचेस को लिस्ट करवाती है काउंटी में या फिर इस ट्रॉफी में, जहाँ पे बारिश के ही चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आखिरी सीजन की परफॉर्मेंस की बात करें तो यॉर्कशायर रहती है डिवीज़न वन में। ठीक है, डिवीज़न वन की मिड कोर्ट टीमों में से हैं वो। लैंकाशायर पिछले सीजन की डिवीज़न टू चैंपियन रही थी। मतलब अगर ये सीजन में काउंटी नॉर्मल वे में होता तो लैंकाशायर डिवीज़न वन में आते। नहीं तो जनरली ये दोनों टीमें बहुत ही रेयर ही रहते हैं एक ही डिवीज़न में। मतलब पिछले सीजन में तो नहीं थे, उससे पहले वाले सीजन में, मतलब 19-20 सीजन में वो नहीं थे, लेकिन 18-19 सीजन में वो एक ही ग्रुप में थे। तो उसी के बेसिस पर हमें जो हेड टू हेड रिकॉर्ड वगैरह मिले हैं वो हम बात करेंगे। आखिरी दो सीजनों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि 18-19 सीजन में ही आखिरी बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, और वहां पर लैंकाशायर का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब था, जिसके बाद वो रिलीगेटेड हो गए थे। उसके बाद पिछले सीजन में फिर से वो चैंपियन रहे थे डिवीजन टू में। तो उस सीजन में जहाँ पर वो रिलीगेटेड हो गए थे वहां पर दोनों ही मैचेस जो है यॉर्कशायर जीती थी। अभी तक इस सीजन में 3 मैचेस हुए हैं, जो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। वेदर इन्फो की बात करें तो काफ़ी हाई चांसेस हैं रेन के, लेकिन टॉस हो सकता है सही टाइम पे हो। ठीक है, मतलब टॉस के पहले 1 घंटे तक तो कोई बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं अभी तक मुझे। उसके बाद बारिश के थोड़े बहुत चांसेस हैं। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो ये ग्राउंड यॉर्कशायर का ही होम ग्राउंड है। वो सारे अपने होम मैचेस यहीं पे खेलते हैं। तो पिछले 2 सीजनों में उन्होंने कुल 9 मैचेस खेले हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड में बहुत बढ़िया नहीं रहा है। मतलब उस तरह से होम ग्राउंड का एडवांटेज वो नहीं ले पाए हैं। 9 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच वो जीते हैं, 3 हुए हैं टाई, और 2 मैच हुए हैं वो हारना पड़ा है उनको। एक नो रिजल्ट रहा था। तो उस तरह से डोमिनेटिंग तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक आप कह सकते हैं। अभी तक इस सीरीज में ये दोनों ही टीमों का शुरुआत काफ़ी सही रहा है, आप कहेंगे। दोनों स्पेशली यॉर्कशायर का 3 में से 2 मैच वो जीते हैं, 1 मैच हुआ है टाई। लैंकाशायर की तरफ से 3 मैच में तीनों तरह का रिजल्ट ही उन्होंने चक लिया है, मतलब हार भी लिया है, जीत भी लिया है, और 1 मैच टाई भी हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दोनों ही टीमों के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आज के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके लिए ये जो रिजल्ट्स हैं जिस प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके हुए थे वो ज़्यादा रिलेवेंट नहीं भी हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं आखिरी सीजन की कुछ परफॉर्मर्स की बात करें तो यॉर्कशायर की तरफ से ये दो जो नाम आपको दिख रहे हैं ये सीजन परफॉर्मर रहे हैं। इस बीच कोई कोई आए हैं, एक आध मैच परफॉर्मेंस करा है, उसके बाद निकल गए हैं या फिर रहे नहीं रहे हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन ओवर द सीजन ये दोनों परफॉर्मेंस रहे हैं, गैरी बैलेंस और टॉम कॉलर कैडमोर। अभी टॉम कॉलर कैडमोर काउंटी क्रिकेट में काफ़ी परिचित नाम है। अगर आप काउंटी क्रिकेट खेलते हो, मतलब मैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 50 ओवर या फिर T20 मैचेस खेलते हो काउंटी टीम्स के साथ, तो आपको पता होगा कि टी ए कैडमोर काफ़ी जो है एक फेमस नाम है। अभी अ, यहाँ पे ओवरऑल आपको दिख रहा होगा 39 का एवरेज है। ठीक है, उतना खास कुछ नहीं। लेकिन जब भी बात लीड्स में आ जाती है ना, तब क्या होता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। लैंकाशायर की तरफ से डेन विलास, ये एक बहुत ही कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर रहते हैं लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में, चाहे वो इंग्लैंड की बात करी जाए, चाहे आप साउथ अफ्रीका के जो लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट होते हैं वहाँ की बात कर ले। काफ़ी कॉन्सिस्टेंट प्लेयर हैं, और पिछले सीजन में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा करा हुआ था, इस सीजन में भी काफ़ी अच्छा स्टार्ट उन्होंने करा है। इसके सिवाय रॉब जोन्स, लिविंगस्टोन और बुहानन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने कुछ कुछ मैचों में रन्स बनाए हुए हैं। बॉलिंग हालांकि दोनों ही टीमों का काफ़ी हल्का रहा है। यॉर्कशायर की तरफ से डुआने ऑलिवियर और पैटरसन का नाम आपको दिख जाएगा, लेकिन खास कुछ नहीं है। मतलब आपने पिछले काउंटी मैचेस की अगर वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि काउंटी क्रिकेट की तुलना में जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स होते हैं उनको कितने कितने रेट में विकेट मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर इनिंग्स 2 विकेट भी नहीं है इन दोनों ही बॉलर्स के खाते में। लैंकाशायर की तरफ से हालांकि ग्लीशन का कमाल का परफॉर्मेंस रहा था, जैसे कि था ग्राहम ऑनियंस का और जेम्स एंडरसन, लेकिन अनलकी ये तीनों ही आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें तो पहले मैं लीड्स वाला मैच दिखा देता हूं। तो 2 साल पहले जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पर आमने सामने हुई थी, वो लास्ट मैच था जब इस ग्राउंड पर ये दोनों टीमों का मैच हुआ था ग्राउंड में। तो देखिए क्या हुआ था। यॉर्कशायर 209 पे वो सिमट गए थे, लेकिन एक बंदे का यहाँ पर स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था जिसका नाम है टीके कैडमोर। इसके सिवाय ऑनियंस, ग्लीसन और बेली के यहाँ पर विकेट से, बेली आज के मैच में अवेलेबल है। लैंकाशायर की तरफ से यहाँ पर डेविस ने रन बनाए थे जो कि आज के मैच में अवेलेबल हैं, और बाकी
ब्रूक्स, वेड, ये कुछ विकेट टिकट्स थे। यॉर्कशायर के दूसरे इनिंग में भी जो नाम आपको दिख जाएगा टीके कैटमोर का, साथ में गैरी बैलेंस, फिर से बेली के यहाँ पर 4 विकेट्स। और लैंकाशायर चौथे इनिंग्स में पूरी तरीके से उनको रोक के रख दिया था बेन कोड और ब्रूक्स ने। हालांकि दोनों ही आज के मैच में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लैंकाशायर उस सीजन में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस का था, तो यही जो हासिल हुआ है। यॉर्कशायर 95 रन से जीत गई थी। ये तो आखिरी मैच है जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पे फिरी थी। तो कुछ परफॉर्मर्स आपने ऑलरेडी नोटिस कर लिए होंगे, आई होप, बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरफ से। अभी आखिरी जो मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो हुआ था मैनचेस्टर में, जो कि लैंकाशायर का होम ग्राउंड है। तो यहाँ पर यॉर्कशायर को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जहाँ पर लीथ ने रन बनाया था। लैंकाशायर का बैटिंग यहाँ पर भी लड़खड़ा गया था, लेकिन डेविस यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्मेंस करने में सक्षम रहे थे। यॉर्कशायर की तरफ से यहाँ पर पैटरसन का रन था जो कि अवेलेबल है, और ब्रूक, और यहाँ से बेली के फिर से 2 विकेट। और आखिरी इनिंग में लैंकाशायर को फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ा बैटिंग में। फिर से डेविस के यहाँ पर रन थे और यहाँ पर पैटरसन के विकेट, और यॉर्कशायर यहाँ पर भी जीत गई। तो जैसा हमने ऊपर देखा भी कि यॉर्कशायर आखिरी 2 मैच में दोनों ही में ही जीत हासिल करने में सक्षम रही है। तो जो चीज़ हिस्टोरिकली हम देख पा रहे हैं, यॉर्कशायर डोमिनेटिंग रही है, ठीक है। और हर इनिंग्स में ही जो है कि ऑल विकेट डाउन हुआ है। बॉलरों का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। कुछ प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली इस फिक्सचर में हिस्टोरिकली तो कम से कम अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। ज़रूर 2 साल बीत गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी ये नाम कुछ हैं। जैसे कि स्पेशली लीड्स में जो मैच हुआ था उसको आप ज़्यादा रिलेवेंट मान सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कैटमोर का नाम दिख जाएगा यॉर्कशायर की तरफ से बैटिंग से, और बेली का नाम दिख जाएगा लैंकाशायर की बॉलिंग की तरफ से। इसके सिवाय भी डेविस का नाम आपको मिल जाएगा लैंकाशायर की बैटिंग में। पैटरसन कुछ इनिंग्स में उन्होंने विकेट्स वगैरह निकाले हुए हैं, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। तो ये कुछ 3-4 प्लेयर्स हैं, 2 ही मैच क्योंकि हुए हैं तो हम ज़्यादा समराइज नहीं करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये नामों को जरा ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो एक नाम ना आपने नोटिस आई होप कर लिया होगा, वो है टीके कैटमोर का, ठीक है। दोनों ही इनिंग्स में उन्होंने रन बनाए थे। आखिरी जो मैच हुआ था लीड्स में लैंकाशायर के अगेंस्ट में। अभी इस ग्राउंड में हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। इस सीजन में एक मैच हो चुका है, तो जो हुआ था कि यहाँ पर भी बारिश के आसार थे, बारिश हुए थे, इसलिए पूरा मैच हुआ नहीं था। लेकिन जो हुआ था बहुत बड़े बड़े स्कोर बने थे, ठीक है, दोनों ही तरफ से। यॉर्कशायर ने यहाँ पर बनाया था 400 रन। टीके कैटमोर, जिस नाम को मैं यहाँ पर ध्यान देना चाहता था, वो यहाँ पे 0 रन पर आउट हो चुके थे, मतलब स्टार्ट नहीं कर पाए थे। बाकी डेविड मलान जो कि अवेलेबल नहीं है, 219 रन इन्होंने बनाया था। उनके ही इस विशाल का शतक के ऊपर डिपेंड करके यॉर्कशायर ने यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इसके सिवाय थॉमसन, टैररसेल के यहाँ पर रन थे, पेसर डोमिनेशन। दूसरे इनिंग में भी डर्बी ने भी बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था, जहाँ पर फिर से पेसर डोमिनेशन, और पैटरसन के यहाँ पर 3 विकेट है। अभी पिछले सीजन की मैचेस की बात करें, यॉर्कशायर 181, कैटमोर के रन्स, पेसर डोमिनेशन। रन्स यहाँ पर भी नहीं बने हैम्पशायर से, लेकिन 9 विकेट निकाले, वो उनमें से पेसर्स के ही ज़्यादा विकेट थे। यॉर्कशायर 332, फिर से कैटमोर के रन, साथ में बैलेंस और टैटरसेल के रन हैं, फिर से पेसर डोमिनेशन। और आखिरी इनिंग्स में 279 का टारगेट दिया था, लेकिन बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो गया था। आपने आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था वहां पर भी आपने देखा था कि ये चीज़ हुआ था। अभी भी आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि बैटिंग काफ़ी मुश्किल हो गया था। 46 ओवर में 279 बनाए जा सकते हैं अगर पिच में आपको ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, पिच स्लो नहीं हो रहा है, तो रन्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बना नहीं। और पूरी तरीके से हैम्पशायर की जो टीम है उन्होंने डिफेंसिव रोल अपना जो है निभाया था, और जीत की कोशिश भी वो नहीं कर रहे थे। यहाँ पर ही पेसर्स के ज़्यादा विकेट रहे थे। तो फिर से कुछ नाम आपने यहाँ पर कॉमन देख लिए होंगे। नेक्स्ट मैच देखते हैं। 390, फिर से कैटमोर के रन, टैटरसेल के रन, साथ में लिथ के रन, पेसर्स के डोमिनेशन। दूसरे इनिंग में 309, पेसर्स का डोमिनेशन फिर से। यॉर्कशायर यहाँ पर हो गया मैच ड्रॉ, तो 107 एक विकेट पर फिर से लिथ और बैलेंस के रन थे। चौथा मैच, फर्स्ट इनिंग से फिर से आप देखेंगे विशाल स्कोर बना 520। अभी हो सकता है इतना रन नहीं बना पाए कोई भी टीम, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो जितनी देर तक बल्लेबाजी कर सके उतनी देर तक बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिलता है। 120 ओवर्स मैक्सिमम किसी को मिलता है बैटिंग करने के लिए, तो हो सकता है इतना रन नहीं बने। लेकिन जो चीज़ देखने लायक है कि रन बने थे यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर फिर से कैटमोर के रन, लिथ के कुछ रन थे, ब्रूक, बैलेंस इनके रन थे। गैरी बैलेंस भी काफ़ी कॉन्सिस्टेंट परफॉर्म रहे हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो उनके बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पेसर स्पिनर बराबरी, स्पिनर का कोई हेल्प वगैरह नहीं था, बीच बीच में ब्रेक थ्रू निकाले थे बस। अच्छा, दूसरे इनिंग में 196 पर सिमट गए। यहाँ पर स्पिनर केशव महाराज थे जिन्होंने 7 विकेट निकाले थे, नहीं तो आप उस तरह से स्पिनर्स का हेल्प यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। टेलेंडर्स का विकेट उन्होंने निकाला था। बाकी 251 यहाँ पे,
और पैटरसन के यहाँ पर विकेट्स। और आखिरी मैच फिर से पहले इनिंग में 482 बना केंट की तरफ से, जहां पर ओलिवियर के 5 विकेट थे, पेसर का डोमिनेशन। 269 फिर से कैटमोर के कुछ रन थे, पेसर डोमिनेशन। 337 आप देख सकते हैं रन यहाँ पे कितने बन रहे हैं। और चौथे इनिंग्स में आके बैटिंग काफी मुश्किल हो रही है। यहाँ पर 117 पर सिमट गई टीम टाटासल के रन से, पेसर डोमिनेशन फिर से। ठीक है, तो एक चीज तो नोटिस करने वाली आपको ऑलरेडी दिख रही होगी कि जो भी टीम यहाँ पे पहले बैटिंग कर रही है वो काफी बड़ा स्कोर बना रहे हैं। 300 से नीचे तो कभी बने ही नहीं है, यहां तक कि 500 तक भी बने हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि आज का जो रूल है उसके बाद कोई टीम 500 रन नहीं बना पाए, लेकिन बने हैं 500 रन हिस्टोरिकली। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज आपको नोटिस करने मिल रही है कि चौथे इनिंग्स में बैटिंग काफी मुश्किल हो रहा है। हमने हेड टू हेड में भी देखा जहां पर लैंकाशायर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 117 पर निपट गई टीम। यहाँ पर आप देख सकेंगे 251 पर निपट गई टीम। यहाँ पर तो चलिए मैच ड्रॉ हो गया 107 पर 1। यहाँ पर भी देखिए 279 चेस भी नहीं हुआ, पूरा डिफेंसिव रोल अप्लाई करना पड़ा था तब जाके वो मैच को बचा पाए। तो ऐसा ये है पिछले सीजन के मैचेस। हालांकि इस सीजन में जो एक मैच हुआ है वहां पर कहानी कुछ अलग रहा है। हालांकि मुझे लगता है वहां पर लास्ट डे मैच हुआ ही नहीं था, बारिश की वजह से काफी डिसरप्शंस हुए थे, लेकिन फिर भी जो है कि 300 रन बने थे वहां पे। लेकिन बाकी जो चीजें हमें दिख रही है, पेसर डोमिनेशन यहाँ पर भतेरा है, कुछ भी ज्यादा स्पिनर्स के लिए है नहीं। एक आध इनिंग्स में मैंने जैसे मैंने बताया केशव महाराज एक इनिंग्स में रहे थे, या फिर कोई ऐसा कोई मतलब वर्ल्ड क्लास स्पिनर या इंटरनेशनल क्वालिटी स्पिनर अगर आए तो बात बने यहाँ पर स्पिनर से, नहीं तो स्पिनर से यहाँ पर मुझे कुछ खास उम्मीदें नहीं है। बाकी बैटिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है पहले 1-2 दिन तक तो काफी सही होता है, और आखिरी जो काउंटी मैच हुआ था, मतलब आखिरी जो मैच हुआ था यॉर्कशायर और डर्बी के बीच में, वहां पर भी लगभग 700 के ऊपर रन बने थे। हालांकि मैच पूरा नहीं हुआ था, वेदर के थोड़े बहुत इश्यूज वगैरह थे, ये हुआ था। लेकिन आज के मैच में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? आज के मैच में देखिए, मैच तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आज के दिन में कितना होगा, क्योंकि मुझे जितना दिख रहा है बारिश के आसार काफी हैं। तो हो सकता है कि टॉस सही समय पे हो, उसके बाद पूरा मैच ही ना हो, मतलब पहले 1 घंटे के बाद। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जो भी चीज आप सोच रहे हो, मतलब बहुत रन बनेंगे, चौथे दिन में बैटिंग खराब, ये सब चीजें मतलब बर्बाद हो सकती हैं। लेकिन जो चीज हमें पिच से समझ में आ रही है वो है ये कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो शायद पहले बैटिंग ही करेगी। ठीक है, बैटिंग यहाँ पे काफी अच्छा हो जाता है, स्पेशली पहले 1-2 दिन तक। तो पेसर डोमिनेशन है तो स्पिनर्स की तरफ ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी टीम चौथे दिन में बैटिंग कर रही है, मतलब जो भी टीम को दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करना पड़ रहा है, उनके तरफ से आप ज्यादा कुछ एफर्ट्स एक्सपेक्ट मत करिएगा जब उनके बैट्समैनों को रहने की बारी आएगी तो। ठीक है, बाकी हमें तो टॉस के टाइम ही पता चलेगा कि वेदर कैसा है और किस तरह के मैच हो सकते हैं। बाकी ये सब कुछ चीज़ें हैं, और कुछ नाम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं जिनके ऊपर आप कंसंट्रेशन दे सकते हो हिस्टोरिकली भी, और हम ग्राउंड के बारे में भी अगर हम बात करें तो उस हिसाब से भी हमने कुछ नाम देखे हैं। अगर हम यहाँ पे समराइज करवा दें तो ग्राउंड में रिकॉर्ड की अगर बात करें तो गैरी बैलेंस का यहाँ पर आपको नाम दिख जाएगा, 39 का एवरेज है। टीके कैटमोर का यहाँ पर कुछ अलग ही लेवल पर चलता है। ठीक है, ये आपने देख ही लिया है, जब भी वो लीड्स में खेलते हैं कुछ ना कुछ तो जरूर करते हैं। हालांकि आखिरी मैच पर वो खाता खोलने से पहले ही आउट हो चुके थे, ये भी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड इनके काफी सही है। और अगर आज के मैच में लाइनअप नहीं आता है तो हो सकता है कि इनका सिलेक्शन परसेंटेज कम का कम ही रह जाए, लेकिन हाँ काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है अगर आप रिकॉर्ड वाइज बात कर रहे हो तो। और उसके बाद एडम लीथ एक और डिपेंडेबल प्लेयर है, और इस सीजन में कुछ रन भी उन्होंने बनाए हुए हैं। और गेंदबाजी से ब्रुक्स और कोर्ट, जो कि दोनों ही अवेलेबल नहीं है। अभी तक इस टूर्नामेंट में क्या हुआ है, तीनों मैच खेले हैं, आपने तो रिजल्ट तो देख ही लिए थे, तीनों मतलब कैसे कैसे रिजल्ट गए थे दोनों टीमों के। बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो डेविड मलान एक दोहरा शतक उन्होंने लगाया था यॉर्कशायर की तरफ से। उसके बाद ब्रूक, ये बंदा काफी सही फॉर्म पे चल रहा है, और पिछले सीजन में भी कुछ कुछ मैचों में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस करे हुए हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सिस्टेंट है ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ मैचों में काफी डिपेंडेंसी उन्होंने दिखाई हुई है। इसके सिवाय टाटरसेल, इसके सिवाय थॉमसन ने यहाँ पे कुछ कुछ रन बनाए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उनका 56 का एवरेज रहा है। नंबर 7-8 में बैटिंग करने आ रहे हैं, बॉलिंग भी एज ए 4th चॉइस या 5th चॉइस बॉलर बॉल करवा रहे हैं। लेकिन दोनों मैच मिलाकर अगर आप ऑलराउंडर के तौर पे किसी को ढूंढ रहे हैं ना, सॉरी फॉर द डिसरप्शन, तो जो भी हो तो ये कुछ परफॉर्मेंस रहे हैं। लैंकाशायर के होकर डेन विलास, इन्होंने एक अर्धशतक बनाया है। स्टीवन क्रॉफ्ट, इस नाम को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 4 इनिंग्स में से 3 में इन्होंने अर्धशतक लगाया हुआ है इस सीजन में, और काफी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, ना सिर्फ काउंटी मतलब
इस सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी में। तो उससे पहले भी जो डोमेस्टिक में खेले थे वो ये भी डोमेस्टिक है लेकिन थोड़ा नीचे लेवल के क्रिकेट में, वहां पर भी काफी सही फॉर्म इनका रहा है। और इसके सिवा डेविस, इन्होंने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस करा हुआ है। तो ये कुछ 3 नाम यहाँ से आपको दिख रहे हैं। डेविस का हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा है और डेविस आपके लिए सबसे बड़े पंट क्यों बन सकते हैं, मैं आगे आपको जब टीम फॉर्म कराऊंगा तब मैं दिखा देता हूँ। बॉलिंग में थॉमसन का भी आपको नाम दिख जाएगा जो कि बैटिंग में भी थे, और पैटरसन, और लैंकाशायर की तरफ से बॉलिंग में बेली। तो ये कुछ परफॉर्मेंस अभी तक रहे हैं जिनको आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हेड टू हेड में भी बहुत मतलब यूनिक प्लेयर्स तो आपको नहीं मिले हैं जिनके लिए आपको इन प्लेयर्स को छोड़ना पड़े, और ये इनफॉर्म प्लेयर हैं, अभी तक अच्छा कर रहे हैं। प्लेइंग 11 की बात करें तो काफ़ी सारे चेंजेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर जो प्रेडिक्ट करा हुआ है लगभग सर्टेन है, और यहाँ से ज़्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए यॉर्कशायर की तरफ से। एडम लीथ और विल फ्रेन या टीके कैटबॉर्न में से कोई एक ओपन करेंगे। टीके कैटबॉर्न पिछले मैच में ओपन कर रहे थे और विल फ्रेन आ रहे थे नंबर 3 पर, लेकिन इसके पीछे का रीजन ये था कि नीचे डेविड मलान थे और भी जो प्लेयर्स थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, वो अवेलेबल थे। इसके वजह से ही मुझे लगता है टीके कैटबॉर्न ओपनिंग कर रहे थे, नहीं तो वो ओपनिंग करते नहीं है जनरली, नंबर 3 पे ही आते हैं। तो ये एक चेंज हो सकता है, विल फ्रेन या टीके कैटबॉर्न में से कोई एक ओपन पे और दूसरा नंबर 3 पर। उसके बाद हैरी ब्रूक या फिर जो भी इनका नाम है ब्रूक, अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं, कॉन्सिस्टेंट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। मतलब कब वो रन बनाएंगे कब नहीं बनाएंगे बता पाना मुश्किल है, लेकिन काफी अच्छे प्लेयर हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, कुछ कुछ रन उन्होंने बनाए हुए हैं। लॉटन एक और अच्छे प्लेयर, मतलब ये जो बैटिंग ऑर्डर है ना, बहुत ज्यादा नाम आपने शायद इनमें से किसी का भी नहीं सुना होगा, लेकिन डोमेस्टिक लेवल में ये काफी अच्छा करके आए हैं। विल फ्रेन पिछले सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर थे सेकंड डिवीजन टूर्नामेंट में। लॉटन भी पिछले 2 सीजन से काफी कंसिस्टेंट बना के आ रहे हैं, मतलब 400 से 500 रन तो वो हर सीजन में बना ही देते हैं। काउंटी में नहीं, लोअर डिवीजन क्रिकेट में, काउंटी में ज्यादा मैच उन्होंने खेले नहीं है। विल फ्रेन हालांकि काफी सारे मैचेस वो पहले भी खेल चुके हैं, उतना खास कुछ कर नहीं पाए थे, और आज के मैच में भी वो खेलेंगे। टैटरसन कॉन्सिस्टेंट परफॉर्मर है और कुछ नहीं तो विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, तो आपको कैची के काफी सारे पॉइंट्स वो दे सकते हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और इस राउंड पे भी आपने देखा है उनका काफी सही रिकॉर्ड रहता है, और इस सीजन में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। थॉमसन नंबर 7 पे आएंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों से ही आपको कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, लेकिन बहुत हाईली रेटेड ऑलराउंडर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आज के मैच में आपको कोई ऑलराउंडर ही मिलने वाला नहीं है, तो मतलब मजबूरन आपको ऐसे ऑलराउंडर इन्हीं को ही भरोसा करना पड़ेगा। पैटरसन टीम के कैप्टन है, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग में भी इनके सही रिकॉर्ड है, लेकिन काफी उम्र हो चुका है, ज्यादा बॉलिंग करवाते नहीं है अभी, लेकिन जितना करवाते हैं काफी इफेक्टिव होते हैं। जॉर्ज हिल अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेले थे, अगर आप इन्हें खेला होगा वो वर्ल्ड कप हमारे साथ तो आपको इनका नाम जरूर पता होगा। ये आज के मैच में हो सकते हैं रिप्लेस्ड जैरेड वार्नर के साथ। जैरेड वार्नर जो लोअर डिवीजन क्रिकेट होता है यॉर्कशायर के डोमेस्टिक लेवल में, वहाँ पे कैप्टनसी करते हैं, कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे पिछले सीजन में यॉर्कशायर के होकर। हो सकता है इनको मौका मिले, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो अगर वो खेलते हैं तो लाइनअप आने के बाद आप इनको जरूर पिक करिएगा, लेकिन अगर लाइनअप नहीं आता है तो स्मॉल लीग की टीम में अगर इनको अवॉइड भी कर देंगे तो ही मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। डुआने ओलिवियर और डोमिनिक लीच। उसके बाद लैंकाशायर की तरफ से बात करें, इनके भी बैटिंग में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, किसी को भी ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कुछ बड़े बड़े रिस्क जो आप ले सकते हो। कीटन जेनिंग्स बिल्कुल भी अपने फॉर्म के आसपास नहीं दिख रहे हैं, ना सिर्फ इस सीजन में बल्कि पिछले सीजनों में भी। लेकिन प्रॉब्लम कीटन जेनिंग्स को ड्रॉप करने का दो हो सकता है। एक तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी होगा, और दूसरी बात ये कि ये पहले यॉर्कशायर के होकर खेलते थे, तो यॉर्कशायर के ग्राउंड के बारे में और उनके प्लेयर्स के बारे में आई होप इनको काफी एक्सपीरियंस होगा। हालांकि कुछ खास रिकॉर्ड्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये एक चीज है जो कि कीटन जेनिंग्स को ड्रॉप करने के लिए मुझे मना कर रहा है, नहीं तो शायद जो फॉर्म उनका चल रहा है मैं इनको ड्रॉप करके काफी रेलिवेंट प्लेयर्स को ले पाता अपनी टीम में। उसके बाद डेविस मेरे लिए बहुत बड़े पंट होंगे। देखिए अगर ये बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड होते कोई दिक्कत नहीं होता इनको लेने में, लेकिन ये है कीपर सेक्शन में लिस्टेड, ठीक है। कीपिंग करेंगे, लेकिन लोग सबसे पहले जो है डेन विलास के साथ जाएंगे। अगर आज के मैच में लाइनअप आ जाता है सही वक्त पर तो सबसे पहले लोग डेन विलास के साथ जाएंगे। उसके बाद शायद लोग टैटरसन के साथ भी चले जाएं, लेकिन डेविस के साथ बहुत कम लोग जाएंगे। लेकिन इस सीजन में भी अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, और इस हेड टू हेड फिक्सचर में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और सबसे बड़ी बात कीपिंग करवा रहे हैं, तो दोनों इनिंग्स मिलाकर लगभग 5 कैच तो पकड़ ही लेंगे, मतलब 40 पॉइंट फोकट का वो ले ही जाएंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जॉश वॉहनन और रॉब जोन्स,
इन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करना रिस्की हो सकता है, लेकिन आप सारे प्लेयर्स को लेके नहीं चल सकते। तो हो सकता है कि मैं इन दोनों को ड्रॉप कर दूं, लेकिन जॉश वार्नर ने इस सीजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करा हुआ है। उसके बाद स्टीफन क्रॉफ्ट मेरे लिए सबसे बड़े पंट ऑलराउंडर सेक्शन में। डेन विलास मिस्टर डिपेंडेबल है जब बात आती है लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट की, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते, कीपिंग भले ही नहीं कर रहे हैं वो। जॉर्ज वाल्डरसन एक और अंडर 19 प्लेयर, ऑलराउंडर के तौर पर आप इनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हाईली रेटेड ये भी नहीं है। लैम ये काफी प्रूव्ड ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं, लेकिन लेंगे का कहाँ पे इनको, यही एक दिक्कत वाली बात है। उसके बाद हार्टली और बुडोस आज के मैच में खेल सकते हैं, मुल्टन के जगह पर खेलेंगे ये, अगर खेलेंगे तो आज के मैच में इनके खेलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। बहुत ही ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन तो मुझे इनसे भी नहीं है, लेकिन अगर खेलते हैं इनके खेलने के चांसेस हाई हैं। अगर लाइनअप नहीं आ रहा है, अगर आपको एक सेफ बॉलर चाहिए जो खेलेगा, तो बुरोस आपके लिए एक पिक है। तो ये हो सकता है प्लेइंग 11 दोनों टीमों का, मुझे लगता है लगभग सर्टेन है, एक आध चेंजेस शायद हो भी सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, अभी सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ऐसे हैं क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनके भी हाई है, तो उनको छोड़कर बाकी जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उनमें से अगर मैं बात करूं तो यॉर्कशायर की तरफ से लिथ और थॉमसन को बहुत लोग आज कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं अपने टीम में। लॉजिकल भी है, दोनों तरफ से पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं और एक जेन्युइन ऑलराउंडर है, और सिलेक्शन परसेंटेज वैसे भी इनका हाई ही है। उसके बाद कैटमोर मेरे लिए बहुत बड़े अलग हट के पिक होंगे बैटिंग में से। अगर मैं रिकॉर्ड्स के साथ जाऊं तो इनका रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया है, और लीड्स में ना सिर्फ काउंटी मैचेस की बल्कि जो 50 ओवर टूर्नामेंट्स हमने कवर करे थे, अगर आपको याद हो तो वहां पर भी टीके कैटमोर का कमाल का रिकॉर्ड रहा था है लीड्स में। ठीक है, मैं बाकी ग्राउंड्स में इनको लेकर कोई मतलब गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन यहाँ पे मैं इनके ऊपर थोड़ा दाव खेल सकता हूँ। टीम में तो रखूंगा ही, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए भी मैं हो सकता है ये सोचूं। उसके बाद टैटर सैल बहुत ही बड़े अलग हट के पिक होंगे अगर आप चाहते हो अपने टीम में इनको कैप्टन वाइस कैप्टनसी के तौर पर रखने का। फ्रेन या लॉटन में से कोई एक बैटिंग में से अगर आप इनको देख रहे हो, और उसके बाद ब्रूक, तीनों ही काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं। ब्रूक थोड़े बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड वाले प्लेयर हैं काउंटी लेवल में, और ये दोनों अभी तक खुद को साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लैंकाशायर की तरफ से जेनिंग्स सबके टीम में होंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, लेकिन फॉर्म के थोड़े लाले बड़े हुए हैं इनके। उसके बाद डेन विलास, क्रॉफ्ट रिस्की में, और बहुत ज्यादा रिस्क है तो डेविस जिसके बारे में बार बार मैं कह रहा हूँ, और लैम्ब यहाँ से। तो अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने इस तरह का एक टीम यहाँ पे फॉर्म करा हुआ है, अब ये बिल्कुल एक सेफ कॉम्बिनेशन है। अभी मैंने यहाँ पर पैटरसन को रखा है, ठीक है, क्योंकि बॉलिंग में ये मुझे काफ़ी पॉइंट दे सकते हैं, और ये बॉलिंग से मुझे पॉइंट देंगे इसकी गारंटी इससे ज़्यादा तो है कि एलेक्स डेविस रन करेंगे भी या नहीं। डेविस का ऑप्शन ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पे हो सकता है जिसको आप ले सकते हैं पैटरसन के जगह पर। बाकी अगर मैं प्लेयर्स की बात करूं, टैटर सैल को मैं मिस नहीं करूंगा। डेन विला स्पेशली अगर लाइनअप आते हैं तो आप इनको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सारे स्मॉल लीग ओपोनेंट के पास इनको होगा, ये होगा। और वैसे भी लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट में इनका दर्जा काफी ऊपर भी होता है। कीपिंग नहीं करवाना है, ये चीज ध्यान में रखना। बैटिंग में कीटन जेनिंग्स सबके टीम में होंगे, लिथ सबके टीम में होंगे, टीके कैटमोर भी अगर लाइनअप आता है तो बहुत सारे लोग इनको पिक जरूर करेंगे, ठीक है। इसके सिवाय बैटिंग में आपके पास जो रेस्ट ऑफ ऑप्शंस हैं, जॉश बोहानन, ठीक है, इस सीजन में ठीक ठाक उन्होंने परफॉर्मेंस करा हुआ है। ब्रूक कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन टैलेंटेड काफी है, काफी रन उन्होंने कुछ मैचों में बनाया हुआ है। विलफ्रेन और लॉटन, तो ये कुछ 3-4 ऑप्शंस हैं। इनमें से अगर आप मेरी ओपिनियन मानेंगे तो मेरे लिए सबसे बेटर ऑप्शन होंगे ब्रूक, क्योंकि लीड्स में मैच हो रहा है और यहाँ पर उनके काफी सही परफॉर्मेंस रहे हैं। उसके बाद बोहानन अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो, लेकिन मेरे लिए हो सकता है कि मैं इन तीनों के साथ ही जाऊं। मैं अगर रिस्क लेना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले जेनिंग्स के ऊपर लूंगा, ठीक है, क्योंकि इनके फॉर्म के थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, और इनके जगह पर हो सकता है मैं बोहानन के साथ चला जाऊं, तो मैं बिल्कुल सेफ रह जाऊंगा जब बात आएगी इन फॉर्म प्लेयर्स के साथ जाने की। लेकिन हाँ, सिलेक्शन परसेंटेज हाई होगा तो इसका रिस्क रह जाएगा। ऑलराउंडर सेशन में बात करी जाए, थॉमसन सबके टीम में होंगे, ठीक है, तो इनको तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्रॉफ्ट को मैं जरूर पिक करूंगा क्योंकि इस सीजन में उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया हुआ है। बाकी एक चीज ध्यान में रखना, ये ऑलराउंडर नहीं है, ये बैटिंग ही ज्यादा करते हैं, बॉलिंग शायद 1-2 ओवर करे या नहीं करें, लेकिन बैटिंग ही करते हैं। तो एक ही तरफ से वो पॉइंट देंगे, तो इनसे आप दोनों तरफ के पॉइंट की उम्मीद ना रखें तो ही बेहतर। पैटरसन का भी वैसा ही है, सिर्फ बॉलिंग से ही आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं। बॉलरों में से बात करी जाए, अगर लाइनअप आता है तो डुआने ओलिवियर को तो सभी अपने टीम में लेंगे। उसके बाद बेली, उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है इस ग्राउंड पर, इस सीजन में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस भी करा हुआ है। तीसरे बॉलर को लेकर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। मैंने यहाँ पर ब्रोस को इसलिए पिक करा है क्योंकि ये लगभग सर्टेन है खेलेंगे, मतलब अगर लाइनअप नहीं आता है, अगर लाइनअप आ जाता है तो अगर आप देखते हैं यहाँ पे
डोमिनिक लीच खेल सकते हैं। अगर जैरेड वार्नर खेलते हैं तो इनको ज़रूर ट्राई करना अपने टीम में। और मुझे यहाँ पर कुछ खास ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे ऊपर ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, जैसे कि पार्किंसन, महमूद, राशिद, ये नहीं खेलेंगे आज के मैच में। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं। सेफ अगर आप जाना चाहते हो कि मुझे भैया दोनों तरफ से पॉइंट चाहिए, हो सकता है थॉमसन आपके लिए हो जाए, लेकिन याद रखना 7 या 8 पे बैटिंग करने आते हैं और बॉलिंग भी 4 मतलब बंदों के बाद बॉलिंग को करवाते हैं, लेकिन फिर भी करवाएंगे। बॉलिंग भी और बैटिंग भी मिलनी चाहिए इनको, जैसे कि अगर टीम पहले बैटिंग करती है तो। इसके सिवाय भी अगर आप थोड़ा अलग हटके रहना चाहते हो, आप कैडमोर के साथ जा सकते हो, रिकॉर्ड्स इनके काफ़ी सही हैं। डेविस का ऑप्शन यहाँ पर आता है, और या तो आप टैटरसन के साथ भी जा सकते हो, कुछ नहीं तो कीपिंग से तो काफ़ी पॉइंट आपको दे ही देंगे। बॉलरों में से पैटरसन का ऑप्शन आपके पास आता है और बेली, ये कुछ ऑप्शन हैं जिनको अपने टीम में एज ए कैप्टन वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हो। रिस्की होगा, सेफर्स तो ये दोनों ही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर आप रिकॉर्ड्स और सिलेक्शन परसेंटेज दोनों को मेंटेन करना चाहते हो तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना। अगर लाइनअप नहीं आता है और अगर लाइनअप आता भी है तो भी आप किस तरह से सोच सकते हो, क्या क्या चेंजेस कर सकते हो, सब हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। और अगर लाइनअप नहीं आता है तो आई होप इसी टीम के साथ मैं भी स्टिक कर जाऊँ। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।